कि मैसिव हेमोथोरिक्स। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि इमीडिएट जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं, लिथल सिक्स, वो कौन कौन से हैं। तो हम इस वक्त मैसिव हेमोथोरिक्स में हैं, ठीक है ना। ATAOM एटम FC, इसमें हमने एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ा, टेंशन न्यूमोथोरेक्स पढ़ा, ओपन न्यूमोथोरेक्स पढ़ा, मैसिव न्यूमोथोरेक्स पढ़ते हैं। उसके बाद फ्लेल चेस्ट और कार्डियक टैम्पोनेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैसिव हीमोथोरेक्स, देखिए हीमोथोरेक्स उस कंडीशन को कहते हैं जब प्लूरल स्पेस में ब्लड जमा हो, ठीक है। ये तो अब मैसिव क्यों कहेंगे, मैसिव का मतलब ये है कि अगर ब्लड जो है ग्रेटर देन 15 ml आए, ठीक है ना, इन चेस्ट ट्यूब वगैरह में, तो हम उसको मैसिव हेमोथोरेक्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो सकता है कि बोथ पेनिट्रेटिंग वुंड्स या फिर ब्लंट ट्रामा, दोनों की दोनों ब्लीडिंग करा सकते हैं प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस में, ठीक है ना। अब इस ब्लीडिंग का सोर्स क्या होता है, इस ब्लीडिंग का सोर्स इंटरकोस्टल आर्टरीज एट द टॉप, ठीक है, इंटरनल मेमोरी आर्टरीज और जो कि ब्रांच है इंटरकोस्टल की, और उसके बाद माइनर लोब्यूलर वेसल्स ऑफ द लंग पेरेन्काइमा, इन सब से ब्लीड हो तो हीमोथोरेक्स हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि क्लिनिकल फ़ीचर्स क्या हैं। क्लिनिकल फ़ीचर्स, सबसे पहले तो आप हिस्ट्री ऑफ ट्रामा होगी वहाँ पे, ठीक है, या तो ब्लंट ट्रामा होगा या फिर पेनिट्रेटिंग ट्रामा होगा। उसके बाद पेशेंट को आप एग्ज़ामिन करेंगे तो रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी होगी पेशेंट को। वाइटल्स आप कहेंगे कि किसी भी एचओ को कहेंगे कि मेजर करे, वाइटल्स में पेशेंट को हाइपोवोलीमिया के साइंस होंगे। डेफिनेटली वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है ना, ब्लड लॉस हो रहा है, तो हाइपोवोलीमिया के साइंस कौन कौन से हैं, टेकिकार्डिया, हार्ट रेट का बढ़ना, या फिर हाइपोटेंशन भी होगा वहाँ पे। ये दोनों साइंस हाइपोवोलीमिया के साइंस हैं, ठीक है ना। उसके बाद इंस्पेक्शन पे आपको क्या मिलेगा, इंस्पेक्शन, आप पेशेंट को इंस्पेक्ट करेंगे तो चेस्ट मूवमेंट्स आर डिक्रीज्ड ऑन द अफेक्टेड साइड्स होंगे, ठीक है। चेस्ट मूवमेंट विल बी डिक्रीज्ड ऑन द अफेक्टेड साइड। और उसके बाद परकशन करेंगे, परकशन में डल नोट आएगा आपको, हीमोथोरेक्स क्योंकि ब्लड डल करेगा ना उसको, तो डल नोट आएगा, ठीक है, डल नोट आएगा। इसमें ऑन द अफेक्टेड साइड लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये हमने देखना है, ठीक है, डल नोट आएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कि यही डल नोट दैट इज़ डिफ्रेंशिएट्स न्यूमोथोरेक्स विच हैज़ हाइपर रेजोनेंट ऑन परकशन, ठीक है। न्यूमोथोरेक्स जो है हाइपर रेजोनेंट ऑन परकशन होता है, जबकि जो हीमोथोरेक्स है वो डल नोट देगा आपको। फिर आप अस्कल्टेट करेंगे, अस्कल्टेशन में ABS एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स होंगे, ठीक है। अच्छा, एट टाइम्स जो ब्लड होता है ना, इस केस में शिफ्ट भी कर सकता है मीडियास्टिनम को टू द अपोजिट साइड। तो इसमें आप याद रखें कि जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स है उसमें भी अपोजिट साइड के लिए शिफ्ट हो रही थी मीडियास्टिनम, ठीक है ना। तो इसमें भी जो है जो ट्रैकिया जो है शिफ्ट होगी टू द अपोजिट साइड, ठीक है, ठीक है। अब हम मैनेजमेंट कैसे पढ़ेंगे। मैनेजमेंट देखें, मैसिव हीमोथोरेक्स वाले पेशेंट को आप मैनेज कैसे करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी जो सर्वे है और साइमल्टेनियस रिससिटेशन में आप बी पार्ट ऑफ द ATLS प्रोटोकॉल में आप इसको मैनेज करेंगे, ब्रीथिंग एंड वेंटिलेशन पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल में, ठीक है। उसके बाद ब्लड जो है उसको हम इवेक्यूएट करेंगे फ्रॉम द प्लूरल कैविटी बाय पुटिंग ए चेस्ट ट्यूब डालेंगे, चेस्ट ट्यूब से फिर इवेक्यूएट होगा ब्लड, ठीक है ना। ठीक है, आपने चेस्ट ट्यूब डालते हुए अक्सर देखा होगा इमरजेंसी रूम में कि वहाँ से जब हम चेस्ट ट्यूब डालते हैं अंडर वाटर सील के साथ कनेक्ट करके तो ब्लड ऊज होता है, ब्लड आता होता है, वो ब्लड हमने मेजर करना होता है। अच्छा, और टाइम भी मेजर करना है। टाइम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमने उसको फिर थोरेकोटमी के लिए टाइम, जो थोरेसिक सर्जन को बुलाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कब चेस्ट ट्यूब डाली है और कितना उसमें ब्लड आया है, ठीक है।
साथ साथ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना, मैनेजमेंट में वॉल्यूम रिप्लेसमेंट सेम इस रिप्लेस विद द सेम, ठीक है। ब्लड देंगे आप, कोलॉइड्स देंगे आप इस केस में, ठीक है, कोलॉइड्स देंगे, ठीक है। ऑटो ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी अगर है तो आप ऑटो ट्रांसफ्यूज़ भी कर सकते हैं ब्लड, ठीक है। फिर थोरेकोटमी, ठीक है, थोरेकोटमी की थोरेसिक सर्जन को बुलाएंगे, थोरेसिक सर्जरी वालों को, अगर इंडिकेटेड है थोरेकोटमी तो वो थोरेकोटमी कर लेंगे, ठीक है। अब थोरेकोटमी के इंडिकेशंस क्या क्या हैं? आफ्टर इंसर्शन ऑफ द चेस्ट ट्यूब, अगर ग्रेटर देन 1500 ml ब्लड आ जाए, ठीक है ना, तो थोरेकोटमी की इंडिकेशन है। अगर 200 ml पर आवर के हिसाब से 3 से 4 घंटे तक कंसेक्यूटिव आ रहा है, ठीक है ना, 200 ml पर आवर के हिसाब से 3 से 4 घंटे तक कंसेक्यूटिव आ रहा है, इसीलिए टाइम काउंट करना ज़रूरी है। जब आपने चेस्ट ट्यूब डाला है तो कंसेक्यूटिव आ रहा है, 200 ml पर आवर आ रहा है, तो भी थोरेकोटमी की इंडिकेशन बनती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अब छठा क्या है, सॉरी पांचवा क्या है? फ्लेल चेस्ट है। फ्लेल चेस्ट देखें, फ्लेल चेस्ट जो है फ्रैक्चर ऑफ 2 और मोर रिब्स, यानी कि कंसेक्यूटिव रिब्स। ऐसा नहीं कि एक इधर फ्रैक्चर हुई है तो एक इधर इस तरफ लेफ्ट साइड पे फ्रैक्चर हुई है, ऐसा नहीं है। डेफिनेशन क्या है? 2 और मोर कंसेक्यूटिव रिब फ्रैक्चर एट मोर देन 2 डिफरेंट साइड्स, यानी कि इस तरह की चीज़ बने कि ये जो रिब है कंजेक्टिव फ्रैक्चर हो और यहाँ से बीच वाला सेगमेंट पैराडॉक्सिकल मूव करे, तो उसको हम फ्लेल चेस्ट बोलते हैं, ठीक है। दस अ सेगमेंट ऑफ द चेस्ट बिकम्स आइसोलेटेड एंड इट मूव्स पैराडॉक्सिकली, ठीक है, इट मूव्स पैराडॉक्सिकली। पैराडॉक्सिकल मूवमेंट का क्या मतलब होता है? पैराडॉक्सिकल मूवमेंट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब चेस्ट की मूवमेंट आउटवर्ड होती है ना, तो ये जो सेगमेंट होता है बीच वाला जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट है, ये फिर इनवर्ड मूव करता है। सिमिलरली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब चेस्ट मूव्स इन और दिस सेगमेंट गोज आउट, ठीक है ना। तो देखें इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में, देखें जब इंस्पायरेशन में हमारी चेस्ट वॉल नॉर्मली कहाँ मूव करती है? इंस्पायरेशन में चेस्ट वॉल आउट मूव करती है, ठीक है। तो इस केस में फिर जो हमारा पैराडॉक्सिकल मूवमेंट वाला जो सेगमेंट है, फ्लेल सेगमेंट ये इन मूव करेगा। इसी तरह इंस्पायरेशन में ठीक है, अगर इसी तरह एक्सपायरेशन में अगर हमारी चेस्ट वॉल इन मूव कर रही है तो ये फ्लेल सेगमेंट आउट मूव करेगा। इसको पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ द फ्लेल सेगमेंट कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। देखिए जो फ्लेल सेगमेंट है, फ्लेल सेगमेंट ये लंग कंटूजन भी करा सकता है। डेफिनेटली ये पैराडॉक्सिकल मूव कर रहा है, पागलों की तरह जब ये मूव करेगा तो नीचे लंग को डैमेज भी कर सकता है ना, ठीक है। तो एंटीरियर फ्लेल सेगमेंट प्लस एक्सटर्नल फ्रैक्चर, देखें अगर एंटीरियर फ्लेल सेगमेंट है, ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे वार्ड में जिनका स्टर्नम भी फ्रैक्चर होता है, एंटीरियर फ्लेल सेगमेंट के साथ फ्लेल सेगमेंट भी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बकेट हैंडल डिफॉर्मिटी या स्टोव इन द चेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, STOV, स्टोव इन द चेस्ट बोलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे फ्लेल चेस्ट के? रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी आएगी पेशेंट को, सीवियर पेन एट द साइट ऑफ ट्रॉमा होगा, पैराडॉक्सिकल मूवमेंट आपको नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा, डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स ओवर द फ्रैक्चर सेगमेंट पे आप ऑस्कल्टेट करके देख लेंगे ना, तो डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स आएंगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखें मैनेजमेंट ऑफ द फ्लेल चेस्ट में आप उसकी सीवियरिटी जो है ना, मैं उसकी सीवियरिटी इट डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग लंग कंटूजन, ठीक है। अगर तो कंटूजन ज़्यादा है तो हाइपोक्सिया भी ज़्यादा होगा, मोर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। अगर वाइस वर्सा, अगर लंग कंटूजन कम है तो हाइपोक्सिया भी कम होगा और डिस्ट्रेस भी कम होगा, ठीक है। देखें याद रखें, मैसिव लंग कंटूजन हो तो फिर हमें क्या करना होता है? पेशेंट को सिलेक्टिवली इंट्यूबेट करना होता है और वेंटिलेट करना होता है, मैसिव लंग कंटूजन हो तो, ठीक है। हाउएवर स्मॉल कंटूजन है ना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एनाल्जेसिया से काम चल सकता है, ताकि उससे पेन रिलीफ हो तो पेशेंट को तो चल जाएगा काम, ठीक है। याद रखें, एक बात याद रखें कि पेशेंट को ऑब्ज़र्व करते रहें इस सिचुएशन में भी, क्योंकि फ्रैक्चर की वजह से न्यूमोथोरेक्स ना हो कहीं, ठीक है ना। इस दौरान
आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी करते रहेंगे और एक्सरेज भी एडवाइस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो लिथल 6 में हम छठा पढ़ेंगे कार्डियक टेम्पोनाड। कार्डियक टेम्पोनाड क्या होता है, इसमें पेरिकार्डियल कैविटी में जो कि एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है उसमें ब्लड आ जाता है ट्रामा के बाद। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली पेनिट्रेटिंग थोरेसिक ट्रामा में की वजह से कार्डियक टेम्पोनाड होता है, ठीक है ना। थोरेक्स में अगर वूंड हो, इंजरी हो या वूंड हो पेरास्टर्नल रीजन एंटीरियरली और बिटवीन द स्केपुला पोस्टीरियरली, यानी कि दो तरह के वूंड्स कार्डियक टेम्पोनाड करा सकते हैं, एक पोस्टीरियर वूंड, एक एंटीरियर चेस्ट पे वूंड। पोस्टीरियर चेस्ट पे कहाँ, बिटवीन द टू स्केपुला। एंटीरियर चेस्ट पे कहाँ, पेरास्टर्नल रीजन पे अगर इंजरी हो पेनिट्रेटिंग तो क्या हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनाड हो सकता है। मिनिमम ऑफ 75 ml ब्लड इन द पेरिकार्डियम कैन इम्पेयर कार्डियक फिलिंग और कार्डियक टेम्पोनाड करा सकता है। क्या, कितना, मिनिमम ऑफ 75 ml ऑफ ब्लड, ठीक है ना। 75 ml ऑफ ब्लड जब इस पेरिकार्डियम में जाता है तो टेम्पोनाड करा सकता है और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक वाली सिचुएशन होती है, ठीक है ना। साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कौन कौन से थे, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस ऑफ द कार्डियक टेम्पोनाड। देखें, पेशेंट इंजरी होती है, ठीक है, इंजरी क्या करती है, पेरिकार्डियम में ब्लड कलेक्शन होता है, पीसी पेरिकार्डियम, इसमें ब्लड कलेक्ट होता है, ठीक है। अब जो पेरिकार्डियल सेक जो है या पेरिकार्डियम जो है वो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्मॉल ब्लड कैन रेजिस्ट इट्स रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द डायस्टली, वो डायस्टली में रिलैक्स नहीं हो पाएगी। अब जब रिलैक्स नहीं हो पाएगा हार्ट, जब सेक रिलैक्स नहीं होगी तो हार्ट भी रिलैक्स नहीं होगा, जब हार्ट रिलैक्स नहीं होगा तो प्री लोड कम आएगा। अब प्री लोड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट, अगर प्री लोड कम है तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, और जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो आपको पता है क्या है, बीपी इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो पेशेंट का बीपी कम होगा, ठीक है। नाउ डिक्रीज्ड ब्लड इनफ्लो टू द हार्ट होती है, जिसकी वजह से नेक वेन्स जो होती हैं ना, नेक वेन्स वो इंगॉज हो जाती हैं। याद रखें, नेक वेन्स टेंशन न्यूमोथोरेक्स में भी इंगॉज होती हैं, ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स में भी इंगॉज होती हैं और कार्डियक टेम्पोनेट में भी इंगॉज होती हैं। तो लिथल 6 में दो जगहों में आपने नेक वेन इंगॉज पढ़े, एक कार्डियक टेम्पोनाड में पढ़ रहे हैं, दूसरा हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था टेंशन न्यूमोथोरेक्स में, ठीक है। ये देखिए कार्डियक टेम्पोनाड में और टेंशन न्यूमोथोरेक्स में। लेकिन कार्डियक टेम्पोनाड में ट्रेकिया शिफ्ट नहीं होता। कार्डियक टेम्पोनाड की दो खास बातें मैं आपको बताता हूँ जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स में जो है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होगा, ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट होंगी ऑस्कल्टेशन पे, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स होंगी, जबकि कार्डियक टेम्पोनाड में ब्रेथ साउंड्स होती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि कार्डियक टेम्पोनाड में ट्रेकिया शिफ्ट नहीं होगा, जबकि ट्रेकियल शिफ्ट ट्रेकियल शिफ्ट होती है टेंशन न्यूमोथोरेक्स में, ठीक है, ठीक है ना। अब क्लिनिकल फीचर्स पढ़ते हैं कार्डियक टेम्पोनाड के। कार्डियक टेम्पोनाड के क्लिनिकल फीचर्स में हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा तो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। कहाँ होगा वो ट्रॉमा, देखो तो पेरास्टर्नल रीजन में, अगर एंटीरियरली पेरास्टर्नल रीजन में है और पोस्टीरियरली फिर इंटरस्केपुलर, दो स्केपुला के बीच में वो विजिबल वूंड नज़र आएगा। क्लिनिकल फीचर्स में एग्जामिनेशन करेंगे ना शुरू में इंस्पेक्शन में, फिर बैकस्ट्राइड होगा वहाँ पे कार्डियक टेम्पोनाड में, इंक्रीज वेनस प्रेशर, डिक्रीज्ड आर्टीरियल प्रेशर और मफल्ड साउंड्स, इसको बैकस्ट्राइड बोलते हैं। बैकस्ट्राइड हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। इसकी वजह से फिर क्या होता है, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन और मफल्ड साउंड्स होते हैं, उसको पूरे को पूरे मिला के बैकस्ट्राइड बोलते हैं, ठीक है। कार्डियक टेम्पोनाड में बैकस्ट्राइड होगा, ठीक है, जबकि टेंशन न्यूमोथोरेक्स में बैकस्ट्राइड भी नहीं होगा, याद रखें, ठीक है। तो टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, नेक वेन्स इंगॉज, ठीक है। आप अस्कल्टेशन करेंगे, ठीक है, आप अस्कल्टेट करेंगे पेशेंट को तो हार्ट साउंड्स मफल्ड सुनाई देंगी आपको, ब्रेथ साउंड्स ऑडिबल होंगी। दिस डिफरेंशिएट्स टेंशन न्यूमोथोरेक्स, याद रखें, जिसमें ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स होती हैं। अगेन कुसमल साइन पॉजिटिव होगा, पैराडॉक्सिकल राइज इन जेवीपी
ऑन इंस्पायरेशन इसको कुसुमल साइन बोलते हैं, याद रखें, ऑन इंस्पायरेशन मैं अगेन बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको आप किसमल साइन बोलें, तो ऐसे इंस्पायरेशन, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट प्राइमरी सर्वे एटीएलएस प्रोटोकॉल पे डाल देंगे पेशेंट को, प्राइमरी सर्वे साइमल्टेनियस रिसस्टेशन इट इज़ डेल्ट इन द सी पार्ट ऑफ द एटीएलएस प्रोटोकॉल। अगर पेशेंट की एयरवे ठीक है, ब्रीदिंग ठीक है, तो सी पार्ट में आप आएंगे और इसमें कार्डियक टेम्पोनेट को डील करेंगे। कंफर्म करेंगे फास्ट करा के, फास्ट में पता चलता है कि पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल केविटी या पेरिकार्डियल सेक में ब्लड तो नहीं है, ठीक है ना। अब फास्ट क्या है? फोकस्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। अभी एब्डोमिनल है लेकिन थोरेक्स में हार्ट की जो है पेरिकार्डियल केविटी में भी ब्लड देखता है, इसीलिए मैं इसको मिसनोमर बोलता हूँ, ठीक है। ठीक है ना। फास्ट आपको पता है ना, इसमें हमने फास्ट के बारे में पूरी डिटेल से बताया था। हम इसमें हेपेटिक जो है एरिया देखते हैं, स्प्लीनिक एरिया देखते हैं, पेल्विक एरिया देखते हैं, पेरिकार्डियम देखते हैं, ठीक है। फास्ट में 4 चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ईसीजी गाइडेंस में आप नीडल पेरिकार्डियोसेंटिसिस करेंगे, ठीक है। एटीएलएस प्रोवाइडर नीडल पेरिकार्डियोसेंटिसिस करेगा उस पेशेंट की, ठीक है। ये एक टेम्परेरी मेजर है, नीडल पेरिकार्डियोसेंटिसिस। अच्छा, ओपन पेरिकार्डियोसेंटिसिस फिर थोरेसिक सर्जन करता है। तो एटीएलएस प्रोवाइडर का काम सिर्फ इतना है कि इसको पेरिकार्डियोसेंटेसिस दे दे पेशेंट को, बाकी अगला काम जो है ओपन पेरिकार्डियोसेंटेसिस ये थोरेसिक सर्जन का काम है। इसमें आप थोरेसिक सर्जन को इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन ओपन पेरिकार्डियोटोमी को जो है ना, पेरिकार्डियोटोमी बोलो इसको, नॉट पेरिकार्डियोसेंटेसिस। ओपन पेरिकार्डियोटोमी जो है वो रेयरली नीडेड बोलता है ये, ठीक है। सही है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि थोरेकोसेंटेसिस और पेरिकार्डियोसेंटेसिस में क्या फ़र्क है, ठीक है।